Good morning, sir. Good morning. ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग लैटिस वाइब्रेशन डिस्कस कर रहे थे इन सॉलिड। ठीक है, तो लैटिस वाइब्रेशन इन सॉलिड्स, देखिए इसमें दो तरह के केसेस हम लोग डिस्कस किए थे। वन केस इन विच प्रिमिटिव सेल हैज वन एटम। तो एक केस डिस्कस किया गया था प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव सेल में वन एटम है। So in that case we had obtained a formula, this was 4 beta or divided by m or sine ka by 2. ठीक है, this will be called dispersion relation, and using this relation we had obtained phase velocity, group velocity etc. हम लोग कैलकुलेट किए थे। ठीक है ना, तो ये इसको हम लोग इस केस में फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी वगैरह डिस्कस किया गया था। ठीक है, ऑलराइट। सो नाउ the other case was primitive cell में टू एटम्स का केस फिर हम लोग डिस्कस किए। ठीक है ना, टू एटम्स। सो इन दिस केस वी हैड ऑब्टेन्ड ओमेगा इज इक्वल टू दिस वाज 1 by स्मॉल m प्लस 1 by कैपिटल M और बीटा ओमेगा स्क्वायर था ये, है ना, बीटा इस तरह से, और फिर प्लस माइनस और रूट अंडर 1 by स्मॉल m प्लस 1 by कैपिटल M होल स्क्वायर और माइनस 4 टाइम्स साइन स्क्वायर के ए डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय m इंटू स्मॉल m। इस तरह से एक दूसरा फॉर्मूला था। बेसिकली दीज आर कॉल्ड डिस्पर्शन रिलेशन। ठीक है, तो देखिए इसमें ओमेगा प्लस जो हमारा कैलकुलेट हो रहा था, इसको हम लोग कह रहे थे दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल मोड। इसे ऑप्टिकल मोड कहते हैं। ठीक है ना, और ओमेगा माइनस जो है दिस इज कॉल्ड एकॉस्टिक मोड। ठीक है, तो ऑप्टिकल मोड और ये एकॉस्टिक मोड कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि बेसिकली ये मोड्स की बात जब हम करते हैं ना, तो दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली कम्स फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स के वहां पे एटम्स किस तरह से वाइब्रेट करे, हाउ एटम्स एक्चुअली वाइब्रेट, ये बताता है। लेकिन हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी बता रहे थे लास्ट क्लास में कि जैसे ऑप्टिक्स में हम लोग देखते हैं कि लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो आप इसे इसलिए ऑप्टिकल मोड कह देते हैं, और साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होती है, सो दैट मे बी वन रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एकॉस्टिक मोड। ओके, तो ये साउंड जैसा केस है और ये लाइट जैसा केस है। ठीक है ना, ओके, सो दीज आर टू थिंग्स दैट वी हैड डिस्कस्ड। ओके, तो देखिए कभी कभी एग्जाम में जानते हो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे एकॉस्टिक मोड में, अच्छा लास्ट क्लास में हम लोग ये भी डिस्कस किए थे इस कॉन्टेक्स्ट नहीं, इसी कॉन्टेक्स्ट में एकॉस्टिक और ऑप्टिकल मोड में हमारा डिस्कशन ये हुआ था कि एट दी ब्रिलवन जोन बाउंड्री, ओके, ब्रिलवन जोन बाउंड्री पे एक गैप एग्जिस्ट कर रहा था, देयर वाज गैप, ओके, व्हेन द टू मासेस आर नॉट इक्वल। ओके, हाँ, लेकिन अगर मासेस इक्वल हो जाएंगे तो फिर गैप जो है जीरो आ रहा था। हमारा गैप हम लोग देख रहे थे एट एट ब्रिलवन जोन बाउंड्री, है ना, एट ब्रिलवन जोन बाउंड्री जो बैंड गैप हमारा कैलकुलेट हो रहा था, बैंड गैप बैंड गैप दैट वाज प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर कैपिटल M बाई स्मॉल m। तो जितना ये मास कम होगा या ये कैपिटल M जितना ज्यादा होगा उतना बैंड गैप ज्यादा हो रहा था। अगर ये, ठीक है, बेसिकली दोनों मासेस अगर इक्वल हो जाएंगे तो फिर बैंड गैप जो है वो जीरो हो रहा था, दैट वाज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऑलराइट, सो नाउ ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ इंफॉर्मेशन था। तो देखिए हम लोग जैसे ऑप्टिकल मोड और इकोस्टिक मोड डिस्कस किए थे ना, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि ऑप्टिकल मोड में ग्रुप वेलोसिटी वगैरह कितना, ओके, व्हाट द वैल्यू ऑफ ग्रुप वेलोसिटी विल बी नियर द सेंटर ऑफ बैंड। ओके, जैसे हम लोग ग्राफ जब बनाया गया था ना, तो देखिए ग्राफ इसका इस तरह से बन रहा था, ये ओमेगा वर्सेस के है। ठीक है, तो यहाँ पे
सर हाँ बताइए। ये जो फॉर्मूला है बैंड गैप प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ कैपिटल एम बाई स्मॉल एम, अगर इसमें दोनों एम इक्वल हो जाएंगे तो बैंड गैप की वैल्यू इस फॉर्मूला से जीरो तो नहीं आएगी सर, कोई कांस्टेंट ही आएगी। वो एक रफ एस्टिमेशन बता दिया गया है, ऐसे बहुत प्रिसाइज अगर लिखना चाहते हो तो फिर ऐसे लिख दो, यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू दिस -1 कर दो। ठीक है, अब ठीक है। तो देखो यस यहाँ पे सर। क्या होगा, स्मॉल एम कम होगा तो भी ये ज्यादा होगा, कैपिटल एम ज्यादा होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत प्रिसाइज बनाना चाहते हो तो -1 कर दो यहाँ। ठीक है ना, तो बैंड गैप आप देख रहे हो ना, दोनों इक्वल होने पे जीरो हो जाएंगे। ठीक है ना, तो जीरो हो रहा है। ठीक है, तो हमारे ग्राफ देखो इस तरह से था लास्ट क्लास में। ठीक है ना, ये कुछ इस तरह से ग्राफ था। ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस। तो दिस वाज, एक मिनट, ये थोड़ा प्रिसाइज ऐसे बना लो। ठीक है ना, ठीक है, तो ये आप देखिए यहाँ पे, तो इसमें जानते हो ये आप ध्यान रखेंगे कि देखिए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो है ना, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस तरह से देखिए, इफ यू ड्रॉ टेंजेंट, तो टेंजेंट आप देखिए इन दोनों ग्राफ पे जो है ना पैरेलल टू एक्स के एक्सिस हो रहा है, यहाँ पे भी टेंजेंट पैरेलल हो जा रहा है, यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं टेंजेंट जो है ना इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये टेंजेंट्स हैं। तो हम लोग देखिए अगर ग्रुप वेलोसिटी निकालते हैं, ग्रुप वेलोसिटी तो डी ओमेगा बाई डी के निकलता है। ठीक है ना, तो डी ओमेगा बाई डी के, तो आप देख सकते हो कि दिस इज बेसिकली इक्वल टू स्लोप है, ये स्लोप है। तो इस पॉइंट पे स्लोप जीरो है, इस पॉइंट पे स्लोप जीरो है। ठीक है, ये फॉर्मूले से भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है ना, इन सभी पॉइंट्स पे स्लोप जीरो आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्योंकि ये ओमेगा निकला हुआ है ना, इसका डी ओमेगा बाई डी के निकालोगे ना, फिर फॉर्मूले से आप चेक कर सकते हो, तो फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। ठीक है ना, तो फिर भी आपको देखो हम रफली एक आइडिया देते हैं। यहाँ से अगर आप डी ओमेगा बाई डी के निकालोगे ना, इफ यू कैलकुलेट डी ओमेगा बाई डी के, तो ये जो है ना बेसिकली साइन टर्म यहाँ प्रेजेंट होने की वजह से डी ओमेगा बाई डी के जो है ना प्रोपोर्शनल टू साइन फंक्शन आ जाता है। ठीक है ना, यहाँ से आप ये निकालोगे ना डी ओमेगा, देखो यहाँ से डी ओमेगा बाई डी के अगर कैलकुलेट आप करते हैं इस फॉर्मूले से, तो दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, साइन के इंटू ए और डिवाइडेड बाई के इंटू ए आ जाएगा। ठीक है ना, के इंटू ए बाई टू नहीं आएगा, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर जब डिवाइड होगा तो टू साइन इंटू कॉस ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये बेसिकली साइन इंटू कॉस मल्टीप्लाई होकर के साइन टू थीटा बनेगा, तो ये साइन के इंटू ए आ जाएगा। और देखो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो एक ओमेगा भी यहाँ पे आएगा, जैसे ऐसा आएगा टू ओमेगा और इंटू डी ओमेगा बाई डी के, तो डी ओमेगा बाई डी के यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, एक ओमेगा नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये इस तरह का टर्म आता है। ठीक है, तो डी ओमेगा बाई डी के इज प्रोपोर्शनल टू दिस। ओके, तो यहाँ पे आप नोटिस करिए कि इस पॉइंट पे जानते हो क्या है, कि इस पॉइंट पे आप देखिए तो के जीरो है, के इज जीरो, तो इस पॉइंट पे एक्चुअली के भी जीरो है और ओमेगा भी जीरो है, दोनों जीरो है, तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा। तो इसी को इवेलुएट करने पे जो है ना ये नॉन जीरो आ रहा है, यहाँ पे स्लोप इज नॉन जीरो। ठीक है ना, लेकिन इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे देखिए, जैसे आप जानते हैं के इज इक्वल टू पाई बाई, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये 2a होता है ना, पाई बाय 2a। ठीक है ना, ये बेसिकली मिड जोन बाउंड्री है। ठीक है ना, तो दिस इज पाई बाय 2a और ये हमारा -π/2a है। ठीक है, तो π/2a और -π/2a ये निकल रहा है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे नहीं, π/a होता है ना, कल हम लोग π/a लिख रहे थे ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बिलोन जोन बाउंड्री π/a -π/a पे है बेसिकली, तो k की जगह अगर π/a पुट करें तो साइन पाई से जीरो आ जा रहा है। ठीक है ना, तो डी ओमेगा बाई डी के जीरो आ जाएगा, थियोरेटिकली भी आप समझ सकते हो कि इट विल बी जीरो। अच्छा, ये सभी को समझ में आ रहा है कि इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ओमेगा बाई डी के साइन के बाई ओमेगा के प्रोपोर्शनल आएगा, क्योंकि ये टर्म यहाँ पे है ना, रूट वगैरह और भी फैक्टर्स आएंगे, बट देर विल बी ए डोमिनेटिंग फैक्टर साइन के, और ये इधर से डिफरेंशिएट होगा ना 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी के, तो उससे ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो कि, तो ये क्वेश्चन जानते हो एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रुप वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स किस तरह से वेरी कर रहा है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं ग्रुप वेलोसिटी यहाँ पे नॉन जीरो आ रहा है। ठीक है ना, और अदर पॉइंट्स पे जीरो आ रहा है। तो अगर हम देखें तो एकोस्टिक मोड के लिए देखो, फॉर एकोस्टिक मोड, ठीक है, तो एकोस्टिक मोड के लिए आप देखिए तो Vg इज इक्वल टू है नॉन जीरो एट के इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, और Vg इज इक्वल टू जीरो है एट के इज इक्वल टू
प्लस माइनस पाई बाय ए, दैट मीन्स ब्रिलवन जोन बाउंड्री, ब्रिलवन जोन बाउंड्री, ठीक है ना। और फॉर ऑप्टिकल मोड, ऑप्टिकल मोड के लिए अगर आप देखिए तो Vg इज इक्वल टू 0 आ रहा है एट k इक्वल टू 0, क्योंकि अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि k इक्वल टू 0 जब इसमें पुट करोगे तो साइन 0 हो जा रहा है, लेकिन इसका ओमेगा, ऑप्टिकल मोड का ओमेगा देखिए, ये ऑप्टिकल मोड है, दिस इज ऑप्टिकल मोड, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल मोड, ये ऑप्टिकल मोड है, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल मोड में k इक्वल टू 0 पे ओमेगा 0 नहीं है, तो ये टर्म यहाँ पे 0 नहीं हो रहा है, तो इसीलिए डी ओमेगा बाई डी के 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो Vg इज इक्वल टू, सॉरी, ये ओमेगा 0 नहीं है, तो k 0 पुट करने से ये 0 आ जा रहा है, ठीक है ना। Vg 0 एट k इक्वल टू 0 और Vg इज 0 एट k इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय ए, ठीक है ना। दैट मीन्स ब्रिलवन जोन बाउंड्री, ठीक है। तो ब्रिलवन जोन बाउंड्री पे ये दोनों 0 है बेसिकली, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कैलकुलेशंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली एकोस्टिक मोड जो है वो बेसिक, देखिए यहाँ पे जो है ना हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं किया ना, जैसा कि हम बताएं आपको कि इसको फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लिख करके कैलकुलेट किया जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जब लिखेंगे ना, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में बेसिकली ये पार्टिकल्स का फिर हमें डिस्प्लेसमेंट वगैरह भी कंसीडर करना होता है। तो जब एक बार ओमेगा निकल जाता है ना, उसको वापस इक्वेशन ऑफ मोशन में जब हम पुट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन मिलता है, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड मोड एक्चुअली। तो देखिए इसमें एक दो चीजें हम लास्ट क्लास में बताए नहीं थे, अभी हालांकि क्लासिकल में भी वो नहीं बताए हैं, ठीक है। तो आपको बाद में पता चलेगा। देखो जैसे हम एक जस्ट एक इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए 3 पार्टिकल्स है, ठीक है, और ये अगर स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है ना, दीज आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग। तो इसमें अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालते हो ना ओमेगा, इफ यू कैलकुलेट, ओके, इफ यू कैलकुलेट ओमेगा, तो इसमें बेसिकली ओमेगा के मान लो सपोज 2 वैल्यूज मिलते हैं, 2 नॉन जीरो वैल्यूज सपोज यू गेट, ओके। तो 2 नॉन जीरो वैल्यूज अगर ओमेगा के मिलते हैं ना, तो इसमें देखो कुछ इस तरह से वाइब्रेशन हो रहा होता है कि जैसे मान लो ये पार्टिकल सेंट्रल पार्टिकल रेस्ट में है, तो ये 2 पार्टिकल जो है ना, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, ठीक है, या ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड वन मोड, ओके। और दूसरा मोड जो है ना इस तरह से होता है, ठीक है, कि जैसे ये पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल इधर जा रहा है तो ये दोनों पार्टिकल इस साइड जा रहे हैं, ठीक है ना। इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये बेसिकली मोड्स कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड मोड्स ऑफ ऑसिलेशन। या फिर अगर ये पार्टिकल देखें तो सेंटर का पार्टिकल राइट जा रहा है तो दोनों एक्सट्रीम के पार्टिकल लेफ्ट जा रहे हैं, सो दीज आर कॉल्ड मोड्स ऑफ ऑसिलेशन। तो ओमेगा के 2 वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज, तो एक वैल्यू मान लो ओमेगा 1 में अगर ऐसा सिचुएशन है तो ओमेगा 2 में दूसरे टाइप का सिचुएशन होता है, ओके, अनदर टाइप ऑफ सिचुएशन, ठीक है। तो बेसिकली देखिए क्या है यहाँ पे कि ठीक है, सो डिफरेंट टाइप्स ओमेगा के डिफरेंट वैल्यू के लिए जो टाइप ऑफ ऑसिलेशन होता है ना सिस्टम में, वो हमेशा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ ओमेगा कैलकुलेट हुआ है, तो सिस्टम जो वाइब्रेट करेगा ना वो 2 डिफरेंट वे में वाइब्रेट कर रहा होगा। तो एक ओमेगा आप देख रहे हैं, देखिए एक ओमेगा जो है ना बेसिकली इसमें स्मॉल है और एक ओमेगा थोड़ा लार्ज है, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए जैसे एकोस्टिक मोड की बात कर रहे थे ना, यहाँ पे एकोस्टिक मोड, तो इसमें अगर हम एटम्स को आपको बना के दिखाते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए ये एटम्स है, ठीक है ना, सपोज दीज आर दी एटम्स, ओके। तो एकोस्टिक मोड में क्या है कि फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है ना। एकोस्टिक मोड में, ये नीचे वाले मोड को हम लोग एकोस्टिक मोड कह रहे हैं, ठीक है ना, दिस इज एकोस्टिक मोड। तो इसमें फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगा, तो इसमें अगर वेव आप बनाओगे ना ऐसे करके, तो वेव बेसिकली इस तरह से बनेगा बेस, ठीक है ना, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो इसका मतलब इस तरह से, मतलब क्रेस्ट जो है ना ये थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है ना। और वही अगर हम ऑप्टिकल मोड में बनाते हैं ना, तो देखिए ये इस तरह का सिचुएशन होगा, जैसे ये मान लीजिए एटम्स है, तो ऑप्टिकल मोड में जो है ना क्रेस्ट मतलब वेवलेंथ कम होने की वजह से इस तरह का फिगर बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ये ऐसे बन गया, ठीक है ना, इस तरह से वेव अगर आप बनाएंगे ना तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इज दैट ओके। तो आप देखिए यहाँ पे ये ऑप्टिकल ये एकोस्टिक मोड है, एकोस्टिक मोड के सामने हमने बनाया है, ये ऑप्टिकल मोड है। इसमें ओमेगा लेस है तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगा ना, इसमें ओमेगा लार्ज है तो वेवलेंथ थोड़ा कम हो रहा है इसमें, ठीक है। वेवलेंथ देख रहे हो शॉर्ट बनाया गया है, दिस इज द वेवलेंथ, ओके।
ये वेवलेंथ है यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें ये यहाँ से यहाँ तक जो है λ/2 होगा, क्योंकि ऐसे करके अभी ट्रफ बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो ये बेसिकली यहाँ से यहाँ तक λ/2 है, ठीक है ना ये। ऑलराइट, तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे ये एटम देखिए इस मतलब थोड़ा हम इसमें चांस ऐसा बनता है कि देखिए एक एटम का जो बेसिकली इसमें देख रहे हैं कि सभी का डिस्प्लेसमेंट आपको पॉजिटिव दिख रहा है। ये जो है ना बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को ही तो रिप्रेजेंट करता है, तो सभी का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव दिख रहा है। इसका मतलब ऑल एटम्स आर हैविंग सेम टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इसमें सभी का पॉजिटिव, अगर नेबरिंग एटम्स का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। ओके, उसके बाद फिर बेसिकली नेक्स्ट में आप देखेंगे तो बेसिकली नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि जैसे एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में दो एटम्स है ना, तो दोनों नेबरिंग का जो है ना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होने का चांस है यहाँ। ओके, हियर देयर इज चांस ऑफ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। Is that okay? So here we say that two atoms vibrate in phase, okay, and here two atoms vibrate out of phase, okay। तो ऑप्टिकल मोड में ध्यान रखेंगे कि आउट ऑफ, क्योंकि इसमें देख रहे हैं एक पॉजिटिव जा रहा है, दूसरा नेगेटिव साइड जा सकता है, ठीक है। नेबरिंग एटम जो है अपोजिट फेज में वाइब्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो हियर आउट ऑफ फेज वाइब्रेशन होता है, ठीक है। फेज ये क्लासिकल में थोड़ा भी हम बताएंगे ना, तो उस टाइम भी हम रिलेट कर देंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स से भी, ठीक है। वो बेसिकली ये फिगर से एक्सप्लेन नहीं होता है, अभी हम इस तरह से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में इट दिस कंक्लूजन कम्स फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सो आउट ऑफ फेज वाइब्रेशन इसमें होगा, और इन एकॉस्टिक मोड देयर विल बी इन फेज वाइब्रेशन, ओके। सो दिस इज इन phase vibration. So in phase vibration means we are talking about two atoms per primitive cell, okay। So in primitive cell if there are two atoms, okay, then the two atoms vibrate in phase, okay, and here the two atoms vibrate out of phase। Is that okay? तो ये कुछ बेसिक कैलकुलेशन है, ये ध्यान रखेंगे। ग्रुप वेलोसिटी इसको बोलते हैं। देखिए ये जो है ना एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज वगैरह मिल रहा है ना, तो दिस इज कॉल्ड बैंड, ओके। तभी तो इसको बैंड गैप बोलते हैं। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द बैंड, और ये एज ऑफ द बैंड कहलाता है। तो कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द फेज वेलोसिटी और व्हाट इज द ग्रुप वेलोसिटी एट द एज ऑफ द बैंड, ओके। तो एज ऑफ द बैंड पे मतलब ये हो गया। तो आप देख रहे हैं दोनों में ग्रुप वेलोसिटी एज ऑफ द बैंड पे 0 आ रहा है, ठीक है ना। और सेंटर ऑफ बैंड में एकॉस्टिक मोड में नॉन जीरो है, बट इन ऑप्टिकल मोड इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दैट्स द बेसिक डिस्कशन रिलेटेड टू वाइब्रेशन इन सॉलिड। तो हम लास्ट क्लास में आपको कुछ ये भी बता दिए थे कि बेसिकली कितने 3D वगैरह में भी जनरलाइजेशन हम लोग डिस्कस कर लिए थे, ठीक है ना। तो कभी एग्जाम में जानते हो कुछ एग्जाम्पल ऐसे दिए जा सकते हैं कि कोई स्ट्रक्चर बता दिया गया, सपोज सम स्ट्रक्चर इज गिवन, एंड उसमें ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी अकॉस्टिक मोड विल बी देयर एंड हाउ मेनी बेसिकली ऑप्टिकल मोड हो सकता है, ठीक है। देखो जैसे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन, ठीक है। सपोज वी से मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम इन सॉलिड फॉर्म वाइब्रेट्स। ये चलो जिंक लिख देते हैं, जिंक। मैग्नीशियम जिंक सभी का सेम ही स्ट्रक्चर होता है ना। मैग्नीशियम का भी एससीपी होता है ना, डू यू रिमेम्बर? मैग्नीशियम जिंक ये सभी हम बताए थे ना कि दिस टाइटेनियम, ठीक है ना, ये सभी एससीपी स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है ना। तो जिंक इन सॉलिड इस सॉलिड फॉर्म vibrates, ठीक है। सो क्वेश्चन इज हाउ मेनी acoustic and optical modes are there। तो हमें बताना है कि कितने acoustic या ऑप्टिकल मोड होंगे इसमें, ठीक है ना। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हमें अगर लिखना है, ठीक है ना, सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हमें जिंक का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है ना। तो जिंक जो है ना, जिंक दिस इज HCP, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैक, ठीक है। तो इसमें 2 एटम्स हो जाएंगे, 2 एटम्स पर प्रिमिटिव
सेल, ठीक है। तो पर प्रिमिटिव सेल 2 एटम्स होंगे, ठीक है। ठीक है, तो 2 एटम्स पर प्रिमिटिव सेल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए और देखिए जिंक जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो हम लोग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। तो 2 एटम्स पर प्रिमिटिव सेल है, तो और ये 3 डायमेंशन का 3D केस है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले एकॉस्टिक मोड, तो आप जानते हो 3D है ना, तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। एकॉस्टिक मोड, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 3। और ऑप्टिकल मोड अगर निकालना है हमें, तो ऑप्टिकल मोड निकलेगा, हमने ऐसे लिखवाया था 3n-3, ठीक है ना, 3 डायमेंशन में। तो 3 और n बेसिकली हमारे यहाँ पे 2 एटम्स हैं, n इक्वल टू 2 है, ठीक है ना यहाँ पे। तो 2 और -3 हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसमें ऑप्टिकल मोड भी 3 होगा और एकॉस्टिक मोड भी 3 होगा। इज दैट ओके? वही अगर मान लीजिए समटाइम्स क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ दिया गया कि सपोज कॉपर FCC वाइब्रेट्स, कॉपर वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन इज हाउ मेनी acoustic and optical modes are there? ठीक है, तो कॉपर अगर वाइब्रेट कर रहा है तो कितने acoustic और कितने ऑप्टिकल मोड होंगे, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन अगर हम लिखते हैं, ठीक है ना, दिस इज द क्वेश्चन। तो कॉपर FCC है, तो इसमें 1 n इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। FCC का प्रिमिटिव सेल में एक एटम होता है, ठीक है ना। यूनिट जो कन्वेंशनल यूनिट सेल है ना, उसमें 4 होते हैं, बट इसमें प्रिमिटिव सेल में देखना है, ठीक है ना। तो n इक्वल टू 1 है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए 3D स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे। तो एकॉस्टिक मोड, ठीक है ना, एकॉस्टिक मोड तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दैट विल बी इक्वल टू 3। और ऑप्टिकल आप लिखेंगे, देखिए ऑप्टिकल मोड तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 3n और -3, ठीक है ना। तो जितने भी ये बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। 3 × 1 -3 हो जाएगा, तो दैट इज 0। तो कोई ऑप्टिकल मोड इसमें नहीं होगा, देयर विल बी ओनली एकॉस्टिक मोड, ओके। तो इस तरह से देखिए कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। नाउ देयर इज ए डिस्कशन रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ साउंड। देखो वाइब्रेशन जब हो रहा है ना किसी भी मटेरियल में, तो उसी को हम लोग साउंड कहते हैं ना। साउंड इज नथिंग बट प्रोपेगेशन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड डिस्कस कर रहे हैं इन ए सॉलिड, ठीक है। तो अभी जी हम लोग सर। 1D केस हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट 1 डायमेंशनल केस, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखो कि कॉपर में FCC है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट प्रिमिटिव सेल हम लोग लिख रहे हैं, इट इज नॉट कन्वेंशनल यूनिट सेल। कन्वेंशनल में 4 होता है, प्रिमिटिव में 1 है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें ऐसा लिखा गया है। अगर यही क्वेश्चन डायमंड के लिए पूछा जाएगा ना, तो फिर से डायमंड में भी 2 हो जाता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल में डायमंड में 2 एटम्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे n इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर डायमंड में भी ऐसे ही होगा, ऑप्टिकल मोड 3 होंगे और एकॉस्टिक मोड भी 3 होगा, ओके। ठीक है, सो नाउ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड, ओके। देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग ये 1 डायमेंशन का केस ही अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 डायमेंशन में अगर हम लोग 1 एटम पर प्रिमिटिव सेल, अगर इस केस को डिस्कस करते हैं 1 एटम पर प्रिमिटिव सेल, तो इसमें देखिए ओमेगा इज इक्वल टू ऐसे निकाला गया है रूट अंडर और बीटा 4 बीटा बाई m, और यहाँ पे साइन KS, सॉरी K इंटू A और डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड, ओके। तो इसमें जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल का साइज A दिया हुआ है, 1 डायमेंशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। A इज इक्वल टू है साइज ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर और यहाँ पे आ जाएगा 4 बीटा, और ठीक है इसको हम लोग इस तरह से लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मास से, सॉरी ये मास है ना, इसको लेंथ से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो जैसे आप जानते हो ना स्प्रिंग, ये बीटा जो था वो स्प्रिंग कांस्टेंट था। स्प्रिंग कांस्टेंट को हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ कहते हैं बेसिकली। तो इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये फोर्स बेसिकली एक तरह से फोर्स बन जाएगा, इट विल बिकम फोर्स,
ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो हम लोग यहाँ पे एक 1/a से डिवाइड भी कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इट इज समथिंग लाइक दिस। तो 1/a से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि देखिए इसमें जो है ना ए ऊपर आ जाए, ए और ए मिलकर के ए स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर बाहर आएगा, तो उस ए से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे साइन के इंटू ए और बाई 2, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए इसमें फोर्स आउटसाइड ले लेते हैं, तो ये 2/a आ रहा है, और रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर इसमें इसको हम लोग जो है ना सम फोर्स इसको लिख सकते हो। तो इसे हम लोग कुछ इस तरह से लिख देते हैं, देखो फोर्स, ठीक है, या ठीक है, एफ लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ बन रहा है, तो इट इज फोर्स एक्चुअली, ठीक है ना। और बाय ये इसको म्यू लिख दिया जाता है, मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ इसे बोलिए, या पर यूनिट द साइज ऑफ द यूनिट सेल, दिस इज कॉल्ड म्यू। और यहाँ पे बीटा इंटू ए जो है ना, इसको हम लोग फोर्स या टेंशन, जैसे 1D सॉलिड है तो इसमें इसको टेंशन भी बोल सकते हो, ठीक है ना, दिस कैन बी कॉल्ड टेंशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन, और ये हो गया KA/2, ठीक है। तो ये जो टर्म है ना, ये जानते हो क्लास 11th में भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। फोर्स और डिवाइड बाय मास पर यूनिट लेंथ, दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ साउंड, ओके, इसी को हम लोग स्पीड ऑफ साउंड कहते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू, देखो 2VS और डिवाइड बाई ए, और यहाँ पे साइन KA और बाई 2। तो मतलब जो सॉलिड है ना, उसमें जो स्पीड ऑफ साउंड हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, VS, सो दैट इज इक्वल टू रूट अंडर, ठीक है। यहाँ से देखिए बेसिकली ये इसकी जगह लिखा गया है, ये जो टर्म है ना F बाई म्यू, हम लोग ऐसे लिख रहे हैं F बाई म्यू, तो F बेसिकली लिखा गया है बीटा इंटू ए की जगह पे, ठीक है ना। सो दिस इज बीटा इंटू ए और डिवाइड बाय ये मास पर यूनिट साइज, ओके। तो बेसिकली दिस इज A इंटू रूट अंडर बीटा बाई m, ठीक है। सो दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड, इसको हम लोग स्पीड ऑफ साउंड कहते हैं, ठीक है। तो कभी अगर किसी केस में स्पीड ऑफ साउंड निकालने के लिए बोल दिया गया ना, तो ये ध्यान रखेंगे, दिस इज जब आप वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग वगैरह भी डिस्कस करते हो ना क्लास 11th में, तो वहां पे भी स्पीड ऑफ साउंड ऐसे डिफाइन किया जाता है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ, ओके। यहाँ पे टेंशन होता है ये, ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, टेंशन और बाय मास पर यूनिट लेंथ रूट अंडर, ओके। सो दैट इज द, सो यूजिंग, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम स्प्रिंग कांस्टेंट जानते हैं, इफ यू नो द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड वी नो द मास, ओके, जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है उसका मास जानते हैं, और साइज हम सिस्टम का जानते हैं, ठीक है ना, यूनिट सेल का साइज है ये, तो वी कैन डिफाइन दी स्पीड ऑफ साउंड, ओके, कि मतलब वाइब्रेशन किस स्पीड से प्रोपगेट कर रहा है वहां पे, ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो फिर से देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एक केस लेते हैं ना, सपोज वी टेक के को अगर स्मॉल लेते हैं, ठीक है ना, वी टेक के स्मॉल, ओके। तो के स्मॉल है तो साइन के की जगह आप के लिख दोगे, ठीक है। तो उस केस में ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ से आप देखिए VS इंटू के आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि k/2 आएगा तो a कैंसिल, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो VS इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ओमेगा बाई के आ जाएगा, ठीक है ना। तो स्मॉल के के लिए हम लोग स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू इस तरह से लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस, v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, ठीक है ना। बट फॉर अदर वैल्यूज, अदर के लिए आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, स्पीड ऑफ साउंड इज नॉट जस्ट इक्वल टू दिस मच, ऑलराइट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हो गए। तो देखिए इस फॉर्मूले का यूज कुछ कैलकुलेशन में किया जा सकता है। आप देखेंगे किटेल की बुक में, जानते हो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, उस क्वेश्चन में स्पीड ऑफ साउंड हाइड्रोजन एटम के लिए निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। देखो हम इसको डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है ना। सो एक क्वेश्चन दिया हुआ है किटेल की बुक में, देखो जस्ट इससे रिलेट हो जाएगा, ठीक है ना। किटेल ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एटम हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो बेसिकली जानते हो ये थोड़ा सा EMT से रिलेटेड डिस्कशन है ये, ठीक है। इस तरह का सिचुएशन है, जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे प्रोटॉन है, और ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ओके। तो हम लोग
क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली आप कह सकते हो कि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, ठीक है ना। सपोज अभी सिचुएशन ये है, इसका रेडियस आर है, ठीक है। तो अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, देखिए इस तरह का सिचुएशन होगा। इफ यू अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे दिखाते हैं, चलो इसको नीचे बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, तो क्या होगा कि प्रोटॉन मान लेते हैं कि थोड़ा हेवी है, इट रिमेन्स हियर, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ना इधर बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मान लो यहाँ पे आ गया ऐसे, ठीक है ना। हमने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, तो ये इस साइड आ गया, ठीक है। तो ओके, तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे, ये प्रोटॉन का लोकेशन हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए आर है, ठीक है ना। दिस इज आर, इज दैट ओके। तो अब देखिए अगर हम इसका इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना, यहाँ पे ये जो बेसिकली प्रोटॉन है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड से जो फोर्स लगेगा ना, दैट फोर्स विल पुल इट बैक, ओके। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ये प्रोटॉन पॉजिटिव है, इसको वापस ये पुल करना चाहेगा, ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट, ओके, देयर काइंड मतलब ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना फोर्स इस पे लगा रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स अगर हम निकालेंगे, तो देखिए फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड से प्रोटॉन, रिस्टोरिंग फोर्स ऑन प्रोटॉन, ठीक है ना, प्लस ई ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ओके। तो ये आप निकालोगे ना, फोर्स इज इक्वल टू, तो बेसिकली ये आप देखिए यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, चार्ज इन, ठीक है ना। तो ये E इंटू कैपिटल E हो जाएगा, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इंटू, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए जैसे ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखेंगे ना अंदर में, तो ये बेसिकली एक फॉर्मूला होता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी क्लाउड, जैसे चार्ज क्लाउड है, अगर यूनिफॉर्म एज्यूम करते हो, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ओके। दिस इज फ्रॉम ईएमटी एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये आप लोग क्लास बीएससी में या क्लास 12th में भी पढ़े होंगे कि यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, ठीक है। तो जब हम लोग भी यहाँ पे ईएमटी डिस्कस करते हैं ना, तो उसमें ये बताया जाता है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट तो जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखोगे कि यहाँ पे आर डिस्टेंस पर अगर इसकी चार्ज डेंसिटी आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए basically force is E into rho और डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ओके, और इनटू आर। तो ये जो टर्म है ना, बेसिकली दिस इज लाइक, इस आर से डिवाइड कर दोगे तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिकली बीटा हो गया, दिस इज लाइक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है ना। ये फोर्स कांस्टेंट जैसा है, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ साउंड अगर हमें निकालना है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड अभी लिख रहे थे ना, वी स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, वी एस। तो दैट विल बी इक्वल टू रूट अंडर, हमारा ये निकला हुआ था बीटा और बाई मास और इनटू ए, ठीक है ना। तो इसमें ए जो है बेसिकली इसका साइज हो जाएगा, मान लो इसका रेडियस आर है, ठीक है ना। तो आर लिख देंगे और यहाँ पे बीटा की जगह आ जाएगा ई इंटू रो और डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये एम हो गया, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन आइटम किसी तरह से वाइब को हम इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह अप्लाई करके वाइब्रेट करा देते हैं, तो इसमें जो स्पीड ऑफ साउंड आप लिखेंगे ना, दैट विल बी इक्वल टू दिस मच, ओके। तो ये जानते हो थोड़ा मतलब ईएमटी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज कर दिए, ये एक्सप्लेन हम नहीं कर रहे हैं। आप लोग एक बार गॉस क्लास 12 की बुक में भी देखोगे ना, तो ये फॉर्मूला दिया रहता है, ठीक है ना। गॉस लॉ चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ओके। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिस्कशन हो गया रिलेटेड टू वाइब्रेशन इन सॉलिड, ओके। समटाइम्स दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड, ओके। लेकिन ये जो अभी हम आपको बताया ना, यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में देखिए, जो स्पीड ऑफ हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी इन अकोस्टिक मोड एंड ऑप्टिकल मोड डिफरेंट लोकेशंस पे, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान में रखोगे, इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, ओके, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट वाइब्रेशन ऑफ सॉलिड, ओके। अब देखो बेसिकली हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर सॉलिड वाइब्रेट कर रहा है, दैट मीन सॉलिड हैज सम काइंड ऑफ एनर्जी, ओके। उसमें कुछ अपना इंटरनल एनर्जी है, so that energy is supplied to the solid in the form of heat, okay. So now we are going to discuss the thermal properties of solid, okay, कि मतलब सॉलिड किस तरह से हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड,
Okay, so basically here we देखो in this topic we study how a solid absorbs heat. ठीक है, so सर yes, सॉलिड के अंदर ये वाइब्रेशंस आते हैं, उसकी मतलब किस किस वजह से आ सकते हैं वाइब्रेशन सॉलिड के अंदर? सॉलिड के अंदर वाइब्रेशन देखो कई तरीके से हो सकता है। आप मान लो मैकेनिकली हिट करते हो सॉलिड को तो भी वाइब्रेशन आ सकता है, ठीक है ना। आप हीट सप्लाई कर रहे हैं तो उससे भी आ सकता है, ठीक है। मतलब जब भी मतलब यू सप्लाई सम एनर्जी टू द सॉलिड, ओके, आप किसी भी फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर दीजिए तो उससे भी आ सकता है, ठीक है। तो मतलब किसी भी फॉर्म में आप एनर्जी सप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से वाइब्रेशन आ जाएगा सॉलिड के अंदर। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड डिस्कस कर रहे हैं। मतलब अगर हम हीट सप्लाई करेंगे तो वो किस तरह से उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, सो इन दिस टॉपिक वी स्टडी हाउ ए सॉलिड एब्जॉर्ब्स हीट। ओके, तो देखिए इस केस में हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं हीट। ये थर्मल फिजिक्स में भी हम लोग डिफाइन करते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। तो हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन है जैसे डी क्यू और बाई डी टी। मतलब आप कह सकते हो कि दिस इज हीट एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। सर दिस इज यस, फिर जैसे बताइए। ही वाइब्रेशन स्टार्ट होगा फिर ये मोड्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे एंड देन गैप भी बनना स्टार्ट हो जाएगा ना? देखो गैप तो बेसिकली वो बन सॉलिड में बनता नहीं है। ये गैप देखो कोई रियल गैप नहीं है ना। देखो हम लोग जो गैप डिस्कस करते हैं ना, वो क्या है, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई स्पेस में कोई गैप है, ऐसा नहीं है। मतलब हम ये कहते हैं ना कि सॉलिड जब वाइब्रेट करेगा, जैसे मान लो आप ऐसे देखिए, जैसे आप देखते हो ना कि डिफरेंट आईआईटीज वगैरह में बेसिकली ग्रेडिंग सिस्टम होती है, तो उसमें ग्रेड्स में गैप होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मिनिमम ग्रेड जो है 2 दिया जा रहा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 होता है, उसके बाद 6 होता है। कई कई जगह पे इस तरह से होता है, कई जगह पे होता है जैसे 1 है 2 है तो 1 1 का गैप होता है। कुछ आईआईटीज में 2 2 का गैप है, जैसे आईआईटी कानपुर में 2 का गैप है, ठीक है ना। आईआईटी दिल्ली में देखेंगे तो 1 का गैप है। तो ग्रेडिंग सिस्टम में गैप है ना, तो आप क्या बोलोगे, अब किसी स्टूडेंट का ग्रेड 7 आ गया और किसी स्टूडेंट का ग्रेड 5 आ गया, ठीक है ना। तो उन दोनों के स्टूडेंट्स के ग्रेड में गैप हुआ ना, कि स्टूडेंट के बीच में गैप हो गया, आप क्या बोलोगे उसे, स्टूडेंट के बीच में गैप क्रिएट हो गया, या स्टूडेंट के कुछ मार्क्स, मार्क्स एक अलग चीज है, वो रियल में एग्जिस्ट, मार्क्स का मार्क्स स्पेस में तो दिखता नहीं है ना। मार्क्स एक बस एक नंबर है, ठीक है ना, वो एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना। तो उसी तरह का केस है यहाँ पे कि वो एनर्जी कोई गैप क्रिएट मतलब स्पेस में नहीं होता है। मतलब सॉलिड जब वाइब्रेट करेगा ना, तो कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट इतना मार्क्स ऑब्टेन कर सकता है या इतना ग्रेड ऑब्टेन कर सकता है, या नेक्स्ट ये ग्रेड ऑब्टेन कर सकता है, बीच का कोई ग्रेड नहीं आ सकता। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का 6 पॉइंट आ सकता है या फिर 8 पॉइंट आ सकता है, अगर टू इवन ग्रेडिंग सिस्टम है तो बीच में 7 नहीं आ सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे है, सॉलिड कैन वाइब्रेट विद दीज एनर्जीज या दीज एनर्जीज, है ना। बीच वाले एनर्जी से सॉलिड वाइब्रेट नहीं कर सकता। मतलब सॉलिड वाइब्रेट करेगा तो या तो इस एनर्जी से या इस एनर्जी से, बीच में जो गैप है ना, उस एनर्जी से कभी भी सॉलिड वाइब्रेट नहीं कर सकता है। तो मतलब ये गैप कह सकते हो कि एनर्जी स्पेस में एग्जिस्ट करता है, एनर्जी के टर्म में ये डिस्कशन है। ओके, तो ओके सर, गैप थैंक कहने यू। का मतलब यही है कि सॉलिड उस पर्टिकुलर एनर्जी को अचीव नहीं कर सकता है। जो गैप है ना, वो फॉरबिडन गैप जिसको बोलते हैं, जो ठीक है ना, उस पर्टिकुलर एनर्जी को सॉलिड कभी भी अचीव नहीं कर सकता है, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हीट कैपेसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं हीट एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। और एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो वो हम लोग फिर डिफाइन करते हैं कि हीट एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट मास, या पर मोल, है ना। पर मोल डिफाइन कर देंगे, मास से भी डिवाइड कर दोगे ना, ये नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दोगे तो मोलर उसको फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलने लगते हैं। तो स्पेसिफिक जब आ जाएगा ना, तो आप समझ जाओगे अभी हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक में फिर पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल पर मोल इस तरह से लिखना पड़ता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन है। तो हम लोग बेसिकली ये पता करना चाहते हैं कि जब सॉलिड में हीट सप्लाई करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो देखो व्हेन हीट इज सप्लाइड टू
सॉलिड, ठीक है, देन एटम्स, ठीक है, एटम्स बिगिन टू वाइब्रेट, ठीक है। तो एटम्स, माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो एटम्स जो है ना वाइब्रेट करने लगते हैं। तो अगर हम ये पता करना चाहते हैं ना कि कितना एनर्जी सॉलिड ने एब्जॉर्ब किया, तो हमें एटम की एनर्जी निकालनी पड़ेगी। ओके, देयरफॉर देखो, देयरफॉर टू कैलकुलेट, ठीक है, देयरफॉर टू कैलकुलेट हाउ मच एनर्जी सॉलिड हैज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, वी नीड टू कैलकुलेट, ठीक है, एनर्जी ऑफ एटम्स, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ एटम्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग इसमें तो स्पेसिफिक हीट एनर्जी ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डिफरेंट अप्रोचेस यूज करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली फॉर दिस वी यूज फॉलोइंग 3 अप्रोचेस। तो हम लोग 3 अप्रोचेस यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है ना। फर्स्ट इज क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। सेकंड जो है ना आइंस्टाइन थ्योरी है। सर वो क्या लिखा है, सॉलिड्स को कैलकुलेट एनर्जी ऑफ, क्या ये? एक मिनट, कहाँ लिखा हुआ है? टू कैलकुलेट हाउ मच एनर्जी सॉलिड हैज एब्जॉर्ब्ड वी नीड टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एटम्स। मतलब सॉलिड ने कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया वो पता करना चाहते हो तो आपको एटम्स की एनर्जी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एटम ही तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम कह रहे हैं कि एनर्जी ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम 3 अप्रोचेस यूज करेंगे। एक है क्लासिकल थ्योरी, दूसरा है आइंस्टाइन थ्योरी, ठीक है। तो आइंस्टाइन थ्योरी जो है ये बेसिकली क्वांटम थ्योरी है, ठीक है ना, दिस इज क्वांटम थ्योरी, ठीक है। और एक है हमारा थर्ड डीबाई थ्योरी, ठीक है ना, डीबाई थ्योरी। तो ये बेसिकली 3 थ्योरीज हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्लासिकल थ्योरी में मतलब जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब एज्यूम नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें माना जाता है कि एनर्जी कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। इसमें हम लोग मानते हैं कि एनर्जी कंटिन्यूअस है, और इसमें हम लोग मानते हैं कि एनर्जी डिसकंटिन्यूअस है। मतलब इसमें बेसिकली एटम, क्लासिकल थ्योरी में जो है ना एटम को हम लोग, एटम जो है इसे क्लासिकल ऑसिलेटर एज्यूम किया जाता है, क्लासिकल, ठीक है ना, क्लासिकल ऑसिलेटर, ठीक है। एटम को हम क्लासिकल ऑसिलेटर एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो है ना आइंस्टाइन के थ्योरी में एटम को हम क्वांटम ऑसिलेटर एज्यूम करते हैं, ठीक है ना, क्वांटम ऑसिलेटर, ठीक है। और इसमें दूसरा एजम्पशन ये होता है कि ऑल एटम्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी। सभी एटम्स जो है ना सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग मतलब एटम्स को, ये जो एटम्स हैं इसको हम लोग क्वांटम, ठीक है, सेम, इसमें क्वांटम ऑसिलेटर तो एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, वी एज्यूम क्वांटम ऑसिलेटर। लेकिन इसमें ये एज्यूम किया जाता है कि ऑल एटम्स, ठीक है, आप समझ रहे हैं। देखिए आइंस्टाइन थ्योरी में भी क्वांटम ऑसिलेटर एज्यूम किया जा रहा है, और डीबाई थ्योरी में भी क्वांटम ऑसिलेटर एज्यूम करते हैं एटम को, ठीक है ना। किसी को पता है कि आइंस्टाइन थ्योरी और डीबाई थ्योरी में मेजर डिफरेंस क्या है? सर कोई फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होता है डिवाइस। देखो इसमें जो है ना आइंस्टीन में बेसिकली, सर सिंगल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी रहता है और हाँ मतलब डिवाई में सेम, सर हाँ रेंज। यस यस, इसमें जो सेम फ्रीक्वेंसी है ना, तो इसमें बेसिकली सेम का मतलब यहाँ पे है सिंगल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ये आइंस्टाइन थ्योरी में ये एज्यूम किया जाता है कि ऑल एटम्स वाइब्रेट विद सिंगल फ्रीक्वेंसी। और डिबाई ने ये कहा ना कि जैसे हम लोग अभी वाइब्रेशन ऑफ सॉलिड पढ़ रहे हैं ना,
तो इसमें मतलब एक्चुअल जो ये वाला फिगर है, देखो जैसे हम लोग ये ओमेगा वर्सेस के का ग्राफ बनाए थे ना, ओमेगा वर्सेस के, तो इसमें ये हम लोग देख रहे थे कि ये जैसे मिड वन जोन है, तो इसमें इस तरह से आप देख रहे हो कि वाइब्रेशन ये आ रहा है, सॉरी ये हमारा मोड बेसिकली बनता है। तो इसमें आप देखिए बेसिकली इस तरह से ग्राफ बन रहे हैं ना, ठीक है ना ये। तो आप देखिए कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ओमेगा का वैल्यू आप देखो 0 से लेकर के यहाँ तक वैरी कर रहा है, इतना ओमेगा मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, तो हम लोग डिवाई थ्योरी में जो है ना, मतलब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कंसीडर करते हैं, रेंज, ठीक है ना, ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कंसीडर्ड, ठीक है। तो इसमें ये कहा जाता है कि सॉलिड कैन वाइब्रेट विथ मेनी फ्रीक्वेंसीज। इसमें हम लोग कह रहे हैं ना कि ऑल एटम्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी या सिंगल फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, इसमें ये कहा जाएगा कि डिबाई थ्योरी में कि एटम्स कैन वाइब्रेट विथ डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज, ओके। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ बेसिकली एटम्स ऑफ सॉलिड वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। ये डिबाई थ्योरी में, तो मतलब कह सकते हो कि आइंस्टाइन थ्योरी से जो रिजल्ट आया ना, उसको बेसिकली एक्सटेंड किया जा रहा है फॉर डिफरेंट अलाउड फ्रीक्वेंसीज, ओके। दैट्स व्हाट वी डू। तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे आइंस्टाइन थ्योरी में आप एनर्जी वगैरह कुछ कैलकुलेट करोगे ना, मान लो जैसे हमने ये आइंस्टाइन थ्योरी में हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना, एवरेज एनर्जी मान लो हमने आइंस्टाइन थ्योरी में कैलकुलेट किया, तो अगर हम डिबाई थ्योरी में एवरेज एनर्जी निकालना चाहते हैं ना, ई एवरेज इन डिबाई थ्योरी, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम जो आइंस्टाइन थ्योरी में निकाले हैं ना, ठीक है, ई आइंस्टाइन थ्योरी में हमने एवरेज एनर्जी जो निकाला है, क्योंकि दोनों में क्वांटम थ्योरी तो एज्यूम किया ही जा रहा है, तो इसमें बस एक सिंगल फ्रीक्वेंसी एज्यूम किया गया है, इसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसी एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि आइंस्टाइन थ्योरी से जो भी रिजल्ट निकला है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी पे इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। सो वी इंटीग्रेट ऑन फ्रीक्वेंसी इन डिबाई थ्योरी, ठीक है। तो डिबाई थ्योरी डेफिनेटली बेटर थ्योरी होगी इन दैट सेंस, ओके। लेकिन जानते हो देखो इसमें जैसे आपने देखा ना कि ओमेगा वर्सेस के का रिलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसने क्या किया, डिबाई ने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए उसने कैलकुलेशन में ये एज्यूम कर लिया कि के जो है ना वो स्मॉल है, के इज स्मॉल, तो के को स्मॉल एज्यूम कर लिया, तो इससे फिर क्या है कि इसे ये रिलेशन आगे मिल गया। अभी हम लोग जैसे यहाँ पे देख रहे थे ना, देखिए जैसे ये रिलेशन हमारा आ रहा था कि अगर के स्मॉल है, तो आप देखिए यहाँ पे के स्मॉल है, तो वी ओमेगा इज इक्वल टू वी एस इंटू के। तो डिबाई ने फर्दर ये एजम्पशन ले लिया, ठीक है ना, तो डिबाई ने ये एजम्पशन ले लिया कि वी ओमेगा इज इक्वल टू वी एस इंटू के, या के सॉरी क्या हम लोग वी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के लिखते हैं ना, तो वी एस इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, ये एजम्पशन ले लिया इसने, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ से के दिस इंप्लाइज दैट के इज इक्वल टू, इसमें पुट कर देंगे ओमेगा बाई वी एस। सो डिबाई टुक दिस एजम्पशन। तो देखो ये इस एजम्पशन में हम लोग बेसिकली के को स्मॉल ले रहे हैं ना, के इज स्मॉल, के जो है हमारा के को स्मॉल लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो डिबाई थ्योरी में ध्यान रखेंगे कि फर्दर दिस अजम्पशन इज टेकन, ओके, इन डिबाई थ्योरी के को स्मॉल माना जाता है, के स्मॉल लोगे ना तो इसका मतलब लेमडा जो है ना लार्ज होगा, लेमडा इज लार्ज, ठीक है। लेमडा को लार्ज लेने का मतलब हो गया कि हम लोग जो है ना, जैसे अभी देखिए कि जैसे मान लीजिए ये सॉलिड है, ठीक है ना, तो ये सॉलिड है, तो हम लेमडा को, जब माइक ऑफ कर लो आप लोग, एक मिनट, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे के स्मॉल है, तो लेमडा को हम लोग लार्ज ले रहे हैं, ठीक है ना, वी आर टेकिंग लेमडा टू बी लार्ज, ओके। तो लेमडा लार्ज लेने का मतलब ये है ना कि इस तरह से बेसिकली वेवलेंथ ऐसे करके कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है ना कि देखिए वेवलेंथ को लार्ज ले रहे हो तो उसके कंपैरिजन में जो ये लैटिस कांस्टेंट है ना वो हमारा काफी स्मॉल हो जाएगा, तो मतलब ये ए जो है ना मच मच लेस देन लेमडा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये गैप को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिबाई थ्योरी में आप ध्यान रखेंगे कि एक एजम्पशन तो ये है, ठीक है ना। दूसरा ये है कि हम लोग डिबाई थ्योरी में सॉलिड को एज ए कंटिन्यूअस मतलब ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है ना, कंटिन्यूअस मटेरियल की तरह। तो सॉलिड, ठीक है ना, इज treated as continuous material, ठीक है। तो डिबाई थ्योरी का ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम लेमडा को के को ये रिलेशन यूज करने जा रहे हैं ना, आप समझ रहे हो इसका रीजन क्या है, क्योंकि जब हम इस पे इंटीग्रेशन करेंगे ना तो इंटीग्रेशन काफी डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हम एक्चुअल डिस्पर्सन रिलेशन यूज करते हैं।
तो एक्चुअल डिस्पर्सन रिलेशन को यूज करने से कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट होने लगता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए इस तरह का assumption लिया जाता है, ठीक है ना। अगर हम ये यूज करते हैं ना कि ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर 4 बीटा बाई ए साइन के ए बाई 2, तो उससे कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए इजी बनाने के लिए कैलकुलेशन को ये सभी assumption लिया गया था डिबाई थ्योरी में, ठीक है, कि हम के को स्मॉल एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो वी आर यूजिंग दिस रिलेशन, ठीक है। तो इसमें लेने इस के को स्मॉल लेने का मतलब यही हो जाएगा लेमडा इज लार्ज, और लेमडा लार्ज है तो मतलब उसके कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल लेना पड़ेगा, दैट मीन सॉलिड इज बीइंग ट्रीटेड एज कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये बेसिकली डिबाई थ्योरी की एक ड्रॉबैक है, ओके। तो देखो हम स्टार्टिंग में ये बता दिए कि मतलब 3 अप्रोचेस से हम लोग बेसिकली स्पेसिफिक हीट ऑफ या हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड कैलकुलेट करते हैं, क्लासिकल, आइंस्टाइन और ये डिबाई मॉडल है। तो डिबाई मॉडल में बस इंटीग्रेशन करना होता है आइंस्टाइन मॉडल का, ओके। सो ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली फिर डेंसिटी ऑफ स्टेट वगैरह का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो देखो हम लोग क्लासिकल थ्योरी की बात करें अगर, तो हम लोग एटम को एक ऑसिलेटर की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है ना। जो एटम है हमारा, ओके, इसको हम लोग 3D ऑसिलेटर एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। वी एज्यूम इट टू बी 3D ऑसिलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी अगर इसका अगर मान लीजिए हम लैग्रैंजियन या हैमिल्टोनियन जो भी लिखते हैं इसका, जैसे मान लीजिए आप एनर्जी लिखते हो, ठीक है ना, हैमिल्टोनियन इसको बोल देते हैं बेसिकली। तो इट इज समथिंग लाइक दिस, px स्क्वायर बाई 2m, ठीक है, और प्लस हाफ के एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर। के एक्स मतलब ये फोर्स कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। तो ये जैसे वाइब्रेट कर रहा है एक्स डायरेक्शन में ना, तो इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी एंड इट हैज दिस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया फॉर एक्स डायरेक्शन। फिर सिमिलरली प्लस वाई डायरेक्शन के लिए ऐसे ही टर्म आएगा ये, ठीक है ना, प्लस जेड डायरेक्शन के लिए ऐसे ही टर्म आएगा, मतलब पी वाई स्क्वायर बाई 2m, ओके। यू गेट समथिंग लाइक दिस, इज दैट ओके, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि वी अप्लाई इक्विपार्टीशन थ्योरम, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे बेसिकली इक्विपार्टीशन थ्योरम लगा देते हैं इसमें, ठीक है, कि एवरेज एनर्जी, ठीक है, देखो एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, ठीक है। तो एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इसमें निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर निकालेंगे ना, ई बेसिकली हम लोग क्लासिकल कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज ई क्लासिकल, ठीक है, एवरेज एनर्जी, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी, तो उसमें देखो इक्विपार्टीशन थ्योरम में ये बताया जाता है कि जितने भी क्वाड्रेटिक टर्म है ना उन सभी का एवरेज एनर्जी जो होता है इक्विपार्टीशन थ्योरम में, हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इक्विपार्टीशन थ्योरम, इक्विपार्टीशन थ्योरम, ठीक है। तो इक्विपार्टीशन थ्योरम में ये बताया जाता है कि एवरेज एनर्जी ऑफ ईच क्वाड्रेटिक टर्म, ठीक है ना, ईच क्वाड्रेटिक टर्म इज एक्चुअली इक्वल टू 1/2 kBT, ठीक है ना। ये बेसिकली देखिए एवरेज एनर्जी जो निकालते हैं ना हम लोग, वो बेसिकली इस तरह से निकल जाता है, ठीक है। एक्चुअल में इसमें थर्मोडायनेमिक्स में एक फॉर्मूला होता है एवरेज एनर्जी निकालने का, उसको हम लोग जो है ना इस तरह से लिखते हैं, देखिए ln z, ठीक है ना, z इज द पार्टीशन फंक्शन, ठीक है ना। और इसको हम लोग बेसिकली माइनस डी डी बीटा, बीटा जो है ना यहाँ पे बीटा जो हम लोग लिख रहे हैं दिस इज 1/2 kBT, ठीक है ना, ये ऐसा है। तो ठीक है, तो पार्टीशन फंक्शन निकाल कर और उसका ln ले लोगे और माइनस डी डी बीटा कर देते हैं, तो दैट्स दी एवरेज एनर्जी। और पार्टीशन फंक्शन निकालने का देखो बेसिकली फॉर्मूला ये होता है, z जैसे निकाल रहे हैं ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे z कैलकुलेट अगर आप कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यू कैन कैलकुलेट पार्टीशन फंक्शन फॉर सिंगल पार्टिकल, और उसका मतलब अगर यहाँ पे जैसे 6 टर्म है तो एक टर्म के लिए पार्टीशन फंक्शन सभी के लिए अगर इक्वल आ रहा है, ठीक है ना, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि एक सिंगल पार्टिकल के लिए ये देखो सिंगल डायमेंशन के लिए निकाल देंगे और इसके लिए भी वही आएगा, तो उसका पावर टोटल 3 कर सकते हो, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट मोड्स हैं ये सभी, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे सिंगल पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे और इसका पावर 3 कर देंगे, ठीक है। तो फिर सिंगल पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन निकालोगे ना, ये 3 टर्म्स है ना यहाँ पे 1 2 3, मतलब ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन के लिए, ठीक है ना। फिर पार्टीशन तो मतलब इस तरीके से बेसिकली निकाला जाता है। पार्टीशन फंक्शन जो हम लोग निकालते हैं ये आप लोग जानते होंगे e माइनस बीटा ऐसे होता है, और यहाँ पे एनर्जी लिख देते हैं, ठीक है। और अगर बेसिकली एनर्जी ऑफ rth स्टेट और डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है, दैट्स द फॉर्मूला ऑफ पार्टीशन फंक्शन, ठीक है ना।
तो अगर हमारा कंटिन्यूअस है, जैसे क्लासिकल में क्या होता है कि स्टेट्स तो डिफाइन नहीं करते हैं ना, लेवल्स डिफाइन नहीं करते हैं, तो बेसिकली इसमें इंटीग्रेशन समेशन की जगह क्लासिकल में इंटीग्रेशन आ जाता है। अदरवाइज हम लोग सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग तो ऐसा करते हैं ना। आप देखो यहाँ पे अभी जो है ना सिंगल पार्टिकल का ही एवरेज मतलब सिंगल मोड के लिए एवरेज एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। बाद में उसको हम लोग 3n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करो, अभी हम लोग जो है ना ये जेड क्यूब वगैरह ना करके ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम लोग एवरेज एनर्जी फॉर ईच मोड निकाल रहे हैं। सपोज करो क्लासिकल ये एवरेज एनर्जी निकाल रहे हैं फॉर ईच मोड, ओके, ईच मोड। तो यहाँ पे हम Z1 ही डायरेक्ट अभी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसको हटा दो यहाँ पे, ठीक है। तो ईच मोड के लिए अगर हम निकालना चाहते हैं, मतलब फर्स्ट मोड के लिए x, ठीक है ना, या ईच डायमेंशन के लिए कह सकते हो, ईच डायमेंशन, ठीक है ना, ईच डायमेंशन, ठीक है। तो हम x डायरेक्शन के लिए निकाल रहे हैं, तो बस यहाँ पे ऐसे Z1 लिख देंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये सभी देखो किया जाता है। Z1 का ये फॉर्मूला होता है, फिर इस पे हम समेशन एनर्जी लिख करके यहाँ पे और समेशन करते हैं, ठीक है। और अगर बेसिकली ये क्या बोलते हैं, अगर कंटिन्यूअस केस है तो इसमें इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसमें जो है ना बेसिकली हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है क्लासिकल केस में, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो e टू द पावर माइनस बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा एनर्जी ऐसे लिख दोगे पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m और प्लस हाफ के ये के एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर, ये एनर्जी हो गया। अब इसको हम पी एक्स पे इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना, डी पी एक्स और, ठीक है ना, और डी एक्स पे, दोनों पे इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो ये डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये बस आप कैलकुलेट करेंगे ना, ओके, यू विल गेट द रिजल्ट। तो यहाँ से हम लोग देखो बेसिकली Z1 निकल जाएगा, ठीक है। दिस इज फॉर इसको Z1 लिखिए या ZX लिख सकते हो, क्योंकि हम X डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं। तो इफ यू अगर आप चाहते हो तो इसको Z1 लिखिए या ZX लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आप ध्यान रखेंगे कि ये थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ते हैं कि एवरेज एनर्जी निकालने का ये फॉर्मूला है। Z लिखे निकालेंगे, इससे पार्टीशन फंक्शन हम कह रहे हैं, ठीक है। Z का ये बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो हम सभी स्टेट्स पे सम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कोई स्टेट लेवल तो डिफाइन नहीं होता है ना, तो इसीलिए पूरे ऑल वैल्यूज ऑफ मोमेंटम पे इंटीग्रेट कर देते हैं। ये ऑल वैल्यूज ऑफ मोमेंटम बेसिकली ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ये भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। क्लासिकल फिजिक्स में कहा जाता है कि ऑल वैल्यूज ऑफ मोमेंटम आर अलाउड, ओके, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे मोमेंटम पे, ठीक है। तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो फिर ये इजिली जो है ना गामा फंक्शन यूज करके आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, फिर यहाँ पे Z1 का वैल्यू पुट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आपको एवरेज क्लासिकल एनर्जी फॉर ईच डायमेंशन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है ना। दिस इज नॉट ए डिफिकल्ट कैलकुलेशन। ये सेपरेट हो जाएंगे दोनों इंटीग्रेशन, मतलब ऐसा हो जाएगा, देखो ये ई पावर माइनस बीटा और पी एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई 2m, ठीक है, और इंटू डी पी एक्स, ठीक है। और 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि इवन फंक्शन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और e पावर माइनस हाफ के x इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये बीटा है, और ठीक है ना, और इंटू डी एक्स। तो ये अब गामा फंक्शन में आप इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। और आप इसको यहाँ पुट करके देखिए, तो ये ई क्लासिकल जो निकलेगा ना, एवरेज क्लासिकल एनर्जी, ठीक है ना, ई क्लासिकल फॉर एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना, फॉर, मान लो हम ऐसे लिखते हैं फॉर एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो दैट विल कम आउट टू बी KBT, ठीक है ना। तो ये KBT आ जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाट यू एक्चुअली गेट हियर, ठीक है। तो यहाँ से ये KBT निकल जाएगा, क्योंकि इसका एवरेज जो निकलेगा ना, ये जो टर्म है, इससे 1/2 KBT निकलेगा, और इससे भी 1/2 KBT, ठीक है ना। नहीं मतलब यहाँ पे पुट करने के बाद, डिफरेंशिएशन वगैरह करने के बाद, ईच टर्म विल गिव KBT, ओके हियर, क्योंकि ये सम प्रोडक्ट है ना, तो ये सम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो KBT 1/2 KBT 1/2 KBT, तो अल्टीमेटली इट विल गिव यू KBT। तो हम टोटल देखो ई क्लासिकल डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, देखो ई क्लासिकल टोटल निकालेंगे ना हम लोग, तो बेसिकली ये सभी ऐसा हो जाएगा। सर ये इंटीग्रेशन में, हाँ इंटीग्रेशन में आगे ये 2 लगाया है, और अंदर भी ये 2 हाँ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है ना, तो ये उसको 0 से इन्फिनिटी चेंज करें 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी था एक्स में, तो ये 2 लगा देंगे, ठीक है ना। हालांकि ये सभी 2 फैक्टर का इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि देखो Z1 जो है ना, Z1 में हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, आप देखिए यहाँ पे जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ना, देखो यहाँ पे
तो यहाँ पे आप पुट करोगे ln में, तो ये ln जो है ना ln2 बन जाएगा, ln2 का डेरिवेटिव इससे 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा होगा बेसिकली। अच्छा, जानते हो ये इंटीग्रेशन बिना किए हुए भी ये कैलकुलेशन हो जाता है। हम आपको थोड़ा जो थर्मोडायनेमिक्स क्लास में हम जो लोग अभी थर्मोडायनेमिक्स अटेंड कर चुके हैं ना, उनको पता है कि दिस बिना इंटीग्रेशन किए हुए भी ये रिजल्ट कैलकुलेट हो जाता है। जानते हो क्या करते हैं? देखो हमें एक्चुअली ये थोड़ा सा फिर से हम एक बार रिमाइंड करा दे रहे हैं। देखो डिफरेंशिएशन बीटा से करना है ना, तो हमें बीटा पे फोकस करना है, पी पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि बीटा वाले टर्म पे फोकस करना है। पी तो ऐसे भी इंटीग्रेट हो जा रहा है, पी तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बीटा पे देखना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सारा टर्म है ना, देखो ये जो पूरा का पूरा टर्म है, इसको हम लोग z पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह z पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इसकी जगह z पुट करोगे ना, तो यहाँ पे अपना e टू पावर माइनस z आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे तो ऐसा लिख देंगे, देखो बीटा और पी एक्स स्क्वायर और बाई 2m, ठीक है, इज इक्वल टू, मान लो हमने t z या t कुछ भी पुट कर दो, तो यहाँ से देखिए पी एक्स जब निकालोगे ना, तो पी एक्स इज इक्वल टू ये बीटा, ठीक है, सॉरी t, तो px में निकलेगा t इंटू 2m और डिवाइडेड बाई बीटा अंडर रूट, तो ऐसा निकल जाएगा। तो बेसिकली px में अब t हमारा वेरिएबल है ना, तो देखो px में जो है ना बीटा का पावर -1/2 आ रहा है, बीटा का पावर -1/2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली जब dpx निकालेंगे ना, तो देखो यहाँ पे तो t आ जाएगा कंप्लीटली, और dpx में बेसिकली बीटा का पावर -1/2 आ जाएगा। तो बस हमें उसी -1/2 पे फोकस करना है, बीटा टू द पावर -1/2। इज दैट ओके? बाकी सारा टर्म पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन यहाँ पे बीटा के रिस्पेक्ट में है। तो आपको समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे dpx, यहाँ से देखो डिफरेंशिएट करोगे ना, तो dpx विल बी प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, यहाँ पे रूट अंडर 2/m या इक्वल टू ही लिख देते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इक्वल टू, और ये 2m बाई बीटा होगा, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो ये 1/2 आ गया, और t का पावर -12, ठीक है ना, और इंटू dt, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो देख रहे हो dpx में भी यहाँ पे बीटा डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो मतलब बीटा का पावर -1/2 है, ठीक है ना, बीटा इज -1/2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बीटा हमारा ये पता चल गया, यहाँ से -1/2 है, ऐसा आ रहा है बीटा टू द पावर -1/2। समझ में आ रहा है ना सभी को? इसमें यहाँ से जो टर्म आ रहा है ना, उसमें एक बीटा टू द पावर -1/2 है। तो देखो आप ऐसे सोचिए, यहाँ पे जब हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो बीटा टू द पावर ln में बीटा टू द पावर -1/2 है, तो ln उसका लोगे, ठीक है ना, ln लोगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर हो गया तो +1/2 हो जाएगा, और ये ln बीटा बन जाएगा। तो ln बीटा को बीटा से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/बीटा आ जाएगा। तो 1/बीटा, बीटा को ही तो हम 1 ये केबीटी लिखे हुए हैं ना, तो वो बेसिकली, तो आप देखो ऐसे एक बार लिख के दिखा दे रहे हैं, ln और z में हमारा बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि ये इंटीग्रेशन में हमारा ऐसा टर्म आ रहा है, तो यहाँ पे बीटा टू द पावर -1/2 और यहाँ पे -dd बीटा करने वाले हैं। तो ये जो है ना बेसिकली 1/2 हो जाएगा, और dd बीटा और ln बीटा, तो ये बेसिकली 1/2 बीटा आ जाएगा, और बीटा का वैल्यू 1/kbt है ना, तो ये इसीलिए kbt और बाई 2 आ जाता है, ठीक है ना। तो ये बिना इंटीग्रेशन के ही ये रिजल्ट आ जाता है, ठीक है ना। यू डोंट हैव टू डू इंटीग्रेशन, बस बीटा पे फोकस करोगे ना तो उससे रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना, एक टर्म से 1/2 kbt आ रहा है, फिर दूसरे टर्म से भी हमारा, इस वाले टर्म से भी वैसे ही जो है ना, इसको आप t सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1/2 kbt इससे भी आ जाता है। तो ये बिना इंटीग्रेशन के रिजल्ट आता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से बेसिकली तो ये हमारा ई एवरेज जो क्लासिकल निकल रहा है ना, दैट इज इक्वल टू, दैट इज कमिंग आउट टू बी 3 kbt, ठीक है ना। तो ये 3 kbt निकल गया, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग एक्चुअली, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज एनर्जी निकल गया। तो अगर हीट कैपेसिटी हमें निकालना है ना, देखो हीट कैपेसिटी C, तो इसी एवरेज एनर्जी को डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं टेम्परेचर से। तो बेसिकली ये 3 kb, तो ये हमारा क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग निकल रहा है। तो C इज इक्वल टू 3 kb, ठीक है ना। तो ये इस तरह से निकल गया। तो अगर देखिए मान लेते हैं कि ये तो एक एटम के लिए निकला है ना, अगर n एटम्स हैं, देयर आर n एटम्स, तो अगर आप टोटल एनर्जी n एटम्स के लिए निकालना चाहते हो तो यहाँ पे फॉर n एटम्स हम लिख देते हैं, देखो फॉर n एटम्स, तो हमने यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी n बेसिकली बच जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो ये n आ जाएगा n एटम्स के लिए। तो अगर आप 1 मोल के लिए निकालना चाहते हो, 1 मोल के लिए, ठीक है ना, तो C इज इक्वल टू, ये इसे फिर मोलर हीट कैपेसिटी कहा जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 kb और इंटू यहाँ पे
एन की जगह एवोगाड्रो नंबर आ जाएगा। तो केबी इंटू एवोगाड्रो नंबर जो है ना वो बेसिकली आर होता है, गैस कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, 3R। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो रिजल्ट मिल रहा है ना वो ये कह रहा है कि सॉलिड का जो हीट कैपेसिटी है वो बेसिकली कांस्टेंट है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो इसी को हम लोग, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डुलोंग पेटिट्स लॉ, ठीक है। ये डुलोंग पेटिट्स लॉ कहलाता है, ठीक है ना, कि हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इज कांस्टेंट, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इज कांस्टेंट, ठीक है। सो दैट्स व्हाट डुलोंग पेटिट्स लॉ सेज, ओके। तो आप ध्यान रखेंगे कि देखिए एवरेज एनर्जी निकालने का बेसिक तरीका यही होता है कि एक पार्टिकल के लिए आप पार्टीशन फंक्शन निकालें, ठीक है ना, उससे एक पार्टिकल का, ओके, एक पार्टिकल का एनर्जी आप निकाल लें, ठीक है ना, एक पार्टिकल का एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है ना। फिर उसको हम लोग एन से बेसिकली मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो एक सॉरी, ठीक है, तो एन पार्टिकल्स हैं तो सॉरी ये 1 डायमेंशन के निकल गया, 3 डायमेंशन के लिए होगा, और एन पार्टिकल्स के लिए मल्टीप्लाई करना है तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। सो दैट्स दी, तो मेन आपको ये बस ध्यान रखना है कि एवरेज एनर्जी इस फॉर्मूले से निकलता है, माइनस डी डी बीटा और एल एन जेड, ओके, वेयर जेड इज दी पार्टीशन फंक्शन और जेड का ये फॉर्मूला होता है, दिस इज दी पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। तो ये पार्टीशन फंक्शन है। तो जब भी अब यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स पे सम करना होता है, यहाँ पे कंटिन्यूअस है ना, तो इसलिए ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड पी पे इंटीग्रेट कर दिया गया, ठीक है, ओके। तो ये हमारा डुलोंग पेटिट्स लॉ निकल गया, ठीक है। तो अब इसी से हम लोग क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन थ्योरी डेवलप कर लेते हैं इसी मेथड से। देखो आइंस्टाइन थ्योरी, बैक स्लाइड कीजिए। इसमें किसी कंफ्यूजन तो नहीं है ना, हमने जो बताया अभी, देखो कि ये बिना इंटीग्रेशन के ये कैलकुलेट हो जाता है, ध्यान रखोगे, दिस इज एक्चुअली हीट कैपेसिटी जो आप निकालते हो ना, मतलब एवरेज एनर्जी अगर आप निकालना चाहोगे तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं सॉरी, एवरेज एनर्जी के लिए भी नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना बीटा से, हाँ। तो मतलब पार्टीशन फंक्शन अगर एग्जैक्टली निकालना चाहते हो देन यू हैव टू डू इंटीग्रेशन, लेकिन अगर आप एवरेज एनर्जी निकालना चाहते हो ना तो कंप्लीट इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन बीटा, तो बीटा टर्म पे फोकस करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन से क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो बीटा हम देख रहे थे कि अल्टीमेटली जो है ना पावर यहाँ से -1/2 आ जा रहा था, बस उस पर हमने फोकस किया है, तो हम देखो डिफरेंशिएट करके दिखाया ना, बीटा का पावर -1/2 से kBT/2 आता है, ठीक है। सो दैट इज द इक्विपार्टीशन थ्योरम एक्चुअली, ओके, ठीक है। तो हम लोग देखिए अब यहाँ पे आइंस्टाइन थ्योरी निकालना चाहते हैं, तो इसमें हम लोग देखिए फिर से हम जो है ना सिंगल, ठीक है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए पार्टीशन फंक्शन निकालते हैं, ठीक है ना, पार्टीशन फंक्शन, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए पार्टीशन फंक्शन। तो Z1 मान लो हम इसको लिख देते हैं, तो e⁻ बीटा ER, या ऐसे लिख देते हैं nth स्टेट के लिए En और समेशन ऑन n ऐसे लिख देंगे। तो हम लोग देखिए यहाँ पे e⁻ बीटा, और इसमें हम लोग आइंस्टाइन थ्योरी में एटम को क्वांटम ऑसिलेटर एज्यूम किया जा रहा है ना, यहाँ पे एटम जो है वी एज्यूम दैट इट इज क्वांटम ऑसिलेटर है, ठीक है। तो एटम इज क्वांटम ऑसिलेटर, तो यहाँ पे इसकी आप जानते होंगे क्वांटम मैकेनिक्स में जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है ना 1D, अगर देखो हम सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए भी पार्टीशन फंक्शन लिख रहे हैं, मतलब 1 डायमेंशन के लिए, ठीक है ना, तो इसकी एनर्जी h×ω और n+12 होती है, दैट इज दी एनर्जी, और यहाँ पे समेशन ऑन n कर देंगे 0 to ∞, ऐसे कर दोगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसका पार्टीशन फंक्शन हो गया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से e⁻ बीटा और h×ω और /2, ये जो टर्म है ना ये कॉमन है, और यहाँ पे फिर n पे समेशन, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा समेशन ऑन n = 0 to ∞, और e⁻n बीटा और h×ω, ठीक है, दैट्स व्हाट यू गेट। तो यहाँ से e⁻ बीटा और h×ω और /2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब सम कर दोगे ना, ठीक है,
तो इसको जब सम करेंगे तो देखो वहां प्रीवियस केस में क्या था कि क्लासिकल में एन जो है ना, एन पे कोई nth स्टेट डिफाइन नहीं होता क्लासिकल ऑसिलेटर में, उसमें एक्स के सभी वैल्यूज पॉसिबल होते हैं, मोमेंटम के सभी वैल्यूज, तो उसमें इंटीग्रेशन किया गया था। क्वांटम में हम जानते हैं एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है ना, दैट्स व्हाट वी स्टडी। तो इसीलिए अब यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स पे हम लोग सम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें सम करेंगे तो देखो फर्स्ट हम एन इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 1 प्लस फिर ई टू माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे प्लस ई टू माइनस बीटा एच, 2 बीटा, एन की जगह 2 लिखोगे तो 2 बीटा एच क्रॉस ओमेगा प्लस ई टू माइनस 3 बीटा और एच क्रॉस ओमेगा एंड सो ऑन, इट विल कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो यहां से देखिए दिस विल कम आउट टू बी टू माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2, ठीक है। और इसका सम कितना होगा, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस ई टू माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा, यही होगा ना, दिस विल बी अ जीपी सीरीज, ओके। इसका कॉमन रेशियो ई टू माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा है, ठीक है। तो यही इसका बेसिकली पार्टीशन, सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन निकल गया। तो सिंगल पार्टिकल का एवरेज एनर्जी मतलब सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम का एवरेज एनर्जी निकाल दे रहे हैं, ठीक है ना, एनर्जी एसोसिएटेड विथ वन डायमेंशनल मोशन, ओके, ये कह सकते हो। तो दिस इज इक्वल टू माइनस डी डी बीटा, ठीक है ना, और एल एन जेड वन ऐसे कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये हम लोग लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए माइनस डी डी बीटा और z1 हमारा ये निकला हुआ है ई टू माइनस बीटा और h क्रॉस, ठीक है ना, ln है ना यहाँ पे, ln, दिस इज ln, ठीक है। और बीटा h क्रॉस ओमेगा बाई 2 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू माइनस बीटा h क्रॉस ओमेगा, ठीक है, दैट्स व्हाट वी हैव। तो ठीक है, इसका ln ले लोगे ना तो एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा बीटा डिवाइड होकर के 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इससे आ जाएगा हमारा h क्रॉस ओमेगा बाई 2, ठीक है ना, यही होगा ना। देखो ln इसका लोगे तो ये बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस माइनस प्लस, और बीटा से डिफरेंशिएट होकर ये 1 हो जाएगा, तो ये बच गया, ठीक है। और प्लस इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा आएगा, देखो माइनस में नहीं प्लस होगा डी डी बीटा, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, और ये ln और 1 माइनस ई टू माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाट वी गेट, ओके। तो यहाँ से देखिए एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 और प्लस इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये आ जाएगा हमारा, बीटा से डिफरेंशिएट करना है ना, तो एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है, और ई टू द पावर माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा और डिवाइड बाय 1 माइनस ई टू माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है, दैट्स व्हाट वी गेट। तो अगर आप चाहते हैं ई टू पावर बीटा एच क्रॉस ओमेगा यहाँ से दोनों से कॉमन ले लें तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिख सकते हो एच क्रॉस ओमेगा और यहाँ पे 1/2 और प्लस, ठीक है, 1 बाई ई टू पावर एच क्रॉस बीटा एच क्रॉस ओमेगा और प्लस 1, ठीक है, सॉरी माइनस 1। ये हमारा एवरेज एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल गया, ठीक है ना। सो ठीक है, तो फॉर देखो हम लोग यहाँ पे फॉर 3D एन ऑसिलेटर्स, अगर हम 3D एन ऑसिलेटर्स की बात करते हैं ना तो टोटल एवरेज एनर्जी अगर निकालेंगे, देखिए मान लीजिए एन एटम्स है सॉलिड में, ठीक है ना, तो पहले तो 1D के लिए निकला, तो 3D निकालने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर एन एटम के लिए एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3n एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है ना, 3n एच क्रॉस। तो एक ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है, तो फिर अदर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी यही आएगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, ठीक है ना, और फिर n एटम्स है तो इसलिए n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इतना आ जाएगा 1/2 और प्लस ई टू पावर बीटा एच क्रॉस ओमेगा और -1, ठीक है, दैट्स दी एवरेज एनर्जी। तो अब हम यहाँ से हीट कैपेसिटी निकाल लेंगे, ठीक है ना, देखो हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए फिर से वही किया जाएगा, C इज इक्वल टू डेल ई एवरेज बाई डेल टी, ठीक है ना। हीट कैपेसिटी निकालने के लिए टेम्परेचर से डिफरेंशिएट, यहाँ कोई और वेरिएबल तो है नहीं, तो अभी ऐसे लिख सकते हो डी ई बाई डी टी, ठीक है ना। तो बस ये हमें डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है ना, सो दैट गिव्स यू द आंसर। तो ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा, तो दिस विल बी 3n एच क्रॉस ओमेगा और ये बन जाएगा ई टू पावर बीटा एच क्रॉस ओमेगा -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ई टू पावर बीटा एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है, दिस इज व्हाट यू गेट, ओके। और फिर यहाँ पे एक टर्म आएगा एच क्रॉस ओमेगा का होल स्क्वायर और 1/kBT,
तो यहाँ पे एक आ जाएगा केबी का, केबी और टी का स्क्वायर। ठीक है, देखो जरा इतना आ रहा है रिजल्ट, ये डिफरेंशिएट करना है बस। ठीक है, बीटा को फिर लास्ट में 1/kBt पुट कर दोगे तो 1/kBt पुट करेंगे ना तो 1/t का डिफरेंशिएशन से 1/t² आ जाएगा। ठीक है ना, और h क्रॉस ओमेगा जो आएगा ना, यहाँ पे पहले से h क्रॉस ओमेगा था, उससे होल स्क्वायर कर दिया यहाँ पे हमने। ठीक है, तो ये रिजल्ट आएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद। ओके, दैट्स व्हाट यू गेट एक्चुअली। माइनस साइन केबीटी का टी। नहीं तो इससे भी तो आएगा एक माइनस साइन, 1/this ये है ना, तो उससे भी एक माइनस साइन आएगा ये वाले डिफरेंशिएशन से, तो प्लस हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, देखो है ना। तो ये रिजल्ट आ रहा है हीट कैपेसिटी का। ठीक है, तो ठीक है, तो इसमें देखिए अगर हम इसमें सपोज टेम्परेचर को हम हाई लेते हैं, टेम्परेचर इज हाई, ठीक है ना, तो उस केस में जो है ना बीटा जो है ना टेंड्स टू 0 हो जाता है, क्योंकि बीटा 1/kBt है ना, बीटा इज 1/kBt। ठीक है ना, तो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो बीटा टेंड्स टू 0 होगा ना, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखो e⁴ बीटा h क्रॉस ओमेगा जो टर्म है ना, ओके, -1 इसका ये हम लोग टेलर एक्सपेंशन करेंगे, तो पहला टर्म जो है ना इसमें आएगा 1 प्लस और बीटा h क्रॉस ओमेगा, इतना लिख दे रहे हैं, और ये -1, तो 1 1 कैंसिल हो गया, तो इसको बीटा h क्रॉस ओमेगा लिख देंगे। ठीक है ना, तो देखिए इस टर्म को हम बीटा h क्रॉस ओमेगा लिखेंगे ना, तो यहाँ से देखिए h क्रॉस ओमेगा का होल स्क्वायर आएगा, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा। और अलग से जो ये टर्म है ना, देखो बीटा टेंड्स टू 0 कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे बीटा टेंड्स टू 0 करोगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हीट कैपेसिटी देखिए 3n, और यहाँ पे h क्रॉस ओमेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम 1 कर देंगे, और यहाँ से आ जाएगा हमारा बीटा स्क्वायर और h क्रॉस ओमेगा का होल स्क्वायर, और इंटू 1/kBt का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए बेसिकली h क्रॉस ओमेगा का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इसको आप बीटा 1/बीटा को 1/kBt का होल स्क्वायर करोगे, तो इससे ये कैंसिल वगैरह होकर के और फिर से 3n/kB आ जाएगा, यू विल गेट दिस। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं कि लार्ज टेम्परेचर लेने पे फिर से वही रिजल्ट आ रहा है, डुलोंग पेटिट्स लॉ। ओके, यू आर गेटिंग डुलोंग पेटिट्स लॉ। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि डुलोंग पेटिट्स लॉ होल्ड्स एट लार्ज टेम्परेचर। ओके, ये लार्ज टेम्परेचर का थ्योरी है बेसिकली। ठीक है ना, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस अप्लाई किया गया ना, आप जानते हो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इज अप्लीकेबल एट लार्ज टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ठीक है ना, तो लार्ज टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जैसा ही है वो। ठीक है ना, क्लासिकल थ्योरी। ओके, तो इसमें लार्ज टेम्परेचर केस में फिर से वही डुलोंग पेटिट्स लॉ आ रहा है। ठीक है, तो आइंस्टाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। अगर हम लो टेम्परेचर केस लेते हैं, देखो फॉर लो टेम्परेचर, ठीक है ना, तो लो टेम्परेचर केस लोगे ना, तो इसमें क्या होगा कि T टेंड्स टू 0 पे हम लोग बीटा जो है ना टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब लार्ज हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो इसीलिए e⁴ बीटा h क्रॉस ओमेगा जो है ना -1, इसको आप e⁴ बीटा h क्रॉस ओमेगा ले सकते हो, क्योंकि ये टर्म लार्ज हो जाएगा ना, तो उसके कंपैरिजन में 1 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो यू विल नेग्लेक्ट दिस, तो C इज इक्वल टू यहाँ से देखिए 3n, और ये हो जाएगा h क्रॉस ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये नेग्लेक्ट कर देंगे, तो एक ये वाला टर्म जो है ना एक्सपोनेंशियल में से एक एक्सपोनेंशियल बचेगा, तो ये आ जाएगा e⁴ माइनस बीटा और ये h क्रॉस ओमेगा। ठीक है ना, और डिवाइड बाय kBt का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाट यू गेट। तो आप देख सकते हैं कि लो टेम्परेचर पे ये बेसिकली फॉर्मूला आ रहा है हीट कैपेसिटी का। ठीक है, बट दिस फॉर्मूला देख रहे हो एक्सपोनेंशियल डिपेंडेंस भी यहाँ से आ रहा है, बीटा इसमें kBt में बीटा है, सॉरी यहाँ पे t है बीटा में, ठीक है, और यहाँ पे भी t है। तो ये जो डिपेंडेंस है ना, दिस इज नॉट एक्सपेरिमेंटली करेक्ट। ओके, एक्सपेरिमेंटली ये पाया जाता है कि एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि सी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू t³ एट लो टेम्परेचर। ठीक है ना, तो लो टेम्परेचर पे बेसिकली एक्सपेरिमेंटली ये पाया जाता है कि हीट कैपेसिटी प्रोपोर्शनल टू t³ होना चाहिए। तो आइंस्टाइन थ्योरी बेसिकली फेल्स एट लो टेम्परेचर, और क्या कह सकते हो कि इट इज गुड एक्चुअली एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिकली सो वी कैन से दैट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ specific heat fails at low temperature.
ठीक है। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट फेल्स एट लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर पे ये फेल हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी फेलियर को करेक्ट करने के लिए फिर डिबाई थ्योरी आया, तो उसने ये कहा कि आइंस्टाइन थ्योरी इसलिए फेल हो रहा है बिकॉज हियर वी हैव कंसीडर्ड ओनली सिंगल फ्रीक्वेंसी ऑफ, हम सभी एज्यूम करें कि ऑल एटम्स बस एक ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि एक्चुअल में जब वाइब्रेशन ऑफ सॉलिड डिस्कस किया जाता है तो उससे हमें पता चलता है कि ऑप्टिकल मोड के लिए अलग फ्रीक्वेंसी है और एकॉस्टिक मोड के लिए अलग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। तो फिर उस चीज को जब कंसिडर किया गया डिबाई थ्योरी में, तो फिर ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच करता है, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर हम लोग यहाँ पे जो एवरेज एनर्जी निकाले ना, इसी एवरेज एनर्जी से स्टार्ट करेंगे, इसको बस इंटीग्रेट कर दिया जाएगा फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज। ओके, तो ऑल फ्रीक्वेंसी पे हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन उसमें भी देखो क्या है कि हमने बताया ना डिबाई थ्योरी में, देखो यहाँ पे बता दिए थे आगे कि डिबाई थ्योरी में इंटीग्रेशन तो किया जाएगा ऑल फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन उसमें एक एजम्पशन ले लिया जाता है लो वैल्यू ऑफ स्मॉल के का। तो स्मॉल के मतलब हो गया, स्मॉल के मतलब ये वाला, देखो स्मॉल के जो है ना, और फिर ये कंडीशन लगा रहे हैं के इज प्रोपोर्शनल टू वी एस, सॉरी ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू के, ये कंडीशन, तो ओमेगा प्रोपोर्शनल टू के ये वाला रीजन में आ रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली डिबाई थ्योरी जो है ना वो एकॉस्टिक मोड के लिए अप्लीकेबल होगा, ठीक है ना, क्योंकि के का वैल्यू लो ले रहे हैं तो ओमेगा का वैल्यू भी लो हो गया, ओमेगा का वैल्यू लो बेसिकली जो है ना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अच्छा के लिया गया है, ठीक है। और ये रिलेशन हम यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग दिस रिलेशन, तो ये रिलेशन बेसिकली एकॉस्टिक मोड से ही आ रहा है, ऑप्टिकल मोड से नहीं आ रहा है ये रिलेशन, ठीक है ना। तो दिस रिलेशन इज कमिंग फ्रॉम एकॉस्टिक मोड, ओके। तो इसीलिए जो है ना डिबाई थ्योरी कहा जाता है कि एकॉस्टिक मोड के लिए वैलिड होगा, ठीक है, ऑप्टिकल मोड के लिए वैलिड नहीं होगा, ठीक है, इट विल नॉट बी वैलिड फॉर। तो यहाँ पे हम चलो लिख देते हैं डिबाई थ्योरी में, ठीक है ना, कि सॉलिड इज ट्रीटेड एज कंटिन्यूअस, और ये फिर इट इज गुड फॉर acoustic मोड, तो ये acoustic मोड के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो बस हमें यहाँ पे देखो आइंस्टाइन से जो रिजल्ट निकला ना उसको ओमेगा पे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले जानते हो हमें फिर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स वगैरह बताना पड़ेगा, ठीक है। तो जानते हो अभी हम स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले डेंसिटी ऑफ स्टेट डिस्कस करेंगे, तो दो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, डेंसिटी ऑफ स्टेट, ठीक है, और फिर डिबाई थ्योरी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, डिबाई थ्योरी। तो इंट्रोडक्शन हालांकि हम बता दिए, बस यहाँ से ही स्टार्ट होगा, ज्यादा अब हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आइंस्टाइन थ्योरी से हमने एवरेज निकाल लिया है ना, ये एवरेज एनर्जी कहाँ था, हाँ नहीं ये तो क्लासिकल है, आइंस्टाइन थ्योरी में ये एवरेज निकाले थे ना ये, ठीक है। तो बस यहाँ से ही हम लोग ये जो है निकला हुआ एवरेज, ठीक है, तो इसको बस ओमेगा पे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सो दैट गिव्स अस द आंसर। सर डिबाई थ्योरी में अभी जो लास्ट लाइन लिखे हैं वो दिखाना। ये हम इंट्रोडक्शन वाले में लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखो डिबाई थ्योरी में ये चीज जो हम लोग यूज करेंगे ना, जो हम बता रहे हैं डिबाई थ्योरी में कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, ये स्मॉल के पे हम लोग ये रिलेशन जो यूज कर लेते हैं ना, यही बेसिकली बना देता है डिबाई थ्योरी को वैलिड फॉर एकॉस्टिक मोड, क्योंकि ऐसा रिजल्ट ये जो ऑप्टिकल मोड है ना उसके लिए नहीं आता है, ठीक है। दिस कम्स ओनली फॉर एकॉस्टिक मोड, ओके। सर स्लाइड जरा बैक करेंगे, वो डिफरेंशियल था ना एक, कौन सा ये, नहीं बैक करना सर, वो लेटेस्ट वाइब्रेशन में डिफरेंशियल किया था ना, किसमें, लेटेस्ट वाइब्रेशन में। अच्छा हाँ सर यहाँ पर एक मिनट, ये नहीं, वो आया था ना ऊपर, वो डिफरेंशिएट किया था जिसमें यहीं से तो स्टार्ट हुआ था, यस यहाँ पर सर। अच्छा सर यहाँ यहाँ पर जो डिफरेंशिएट किया था वो उसकी डिफरेंशिएट की वैल्यू साइन के ए वाई ओमेगा आई थी, वो समझ में नहीं आया सर, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये रूट है, तो रूट से वन अपॉन में भी तो एक नहीं टर्म वो आ सब तो जाएगी। आएगा ही, वो सब तो आएगा, देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला टर्म जीरो होगा, हाँ ये वाला टर्म जीरो होगा। एक रूट का टर्म प्रोपोर्शनल लिखे ना, एग्जैक्टली नहीं लिखे, वो एग्जैक्ट लिखने की जरूरत भी नहीं है, उससे ज्यादा कंफ्यूजन होगा। ये पूरा का पूरा टर्म नीचे आएगा रूट में, क्योंकि अभी पावर यस 1/2 है ना, तो पावर -1/2 हो जाएगा, तो मतलब उसको नीचे लिख दो। फिर अंदर का ये वाला टर्म डिफरेंशिएट होगा, पूरा का पूरा टर्म होगा कि नहीं होगा, यस होगा। तो ये वाला टर्म का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। और ये साइन स्क्वायर थीटा है, अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा को डिफरेंशिएट करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलता है,
हाँ यही आएगा, टू साइन के बाई टू और हाँ कॉस के बाई टू, साइन टू थीटा हो, हाँ हाँ, तो ये ऐसा बनेगा ना, साइन स्क्वायर थीटा साइन टू थीटा बनेगा, तो टू टू कैंसिल साइन के बच जाएगा। और बेसिकली यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, तो ये ओमेगा ऐसा आएगा, टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी के, आएगा कि नहीं आएगा? यस। हाँ, तो टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी के, तो टू वो ओमेगा नीचे लिख दिया हमने अला कर यहाँ पे। तो बेसिकली डी ओमेगा बाई डी के जो है ना, इसके प्रोपोर्शनल आएगा, एक रूट का फैक्टर आएगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। वो क्योंकि उसमें ये भी टर्म है ना, ये टर्म भी है, तो हम के जीरो जैसे मान लो इसमें रूट के फैक्टर में के जीरो पुट करेंगे, तो ये टर्म तो बचेगा ही ना। यस। तो जीरो नॉन जीरो ये रूट का फैक्टर डिसाइड नहीं कर रहा है, इसीलिए उसको लिखे नहीं है, ठीक है ना। तो बस इतना ये लिख दिया गया कि डी ओमेगा बाई डी के जो है ना प्रोपोर्शनल टू दिस आ रहा है। तो बस वही हम बोले थे कि ऑप्टिकल मोड में देखो, यहाँ पे के जब जीरो लिख रहे हैं ना ऑप्टिकल मोड में, तो ओमेगा जीरो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एकोस्टिक मोड में जब के जीरो लिख रहे हैं तो ओमेगा भी जीरो है। तो एकोस्टिक मोड में के भी जीरो है, ओमेगा भी जीरो है, तो इसलिए ये पूरा टर्म नॉन जीरो हो जा रहा है। तो डी ओमेगा बाई डी के नॉन जीरो आ रहा है ना, तो बेसिकली वही कह रहे हैं, ग्रुप वेलोसिटी एकोस्टिक मोड में ओमेगा के इक्वल टू जीरो पे नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है ना। तो वही लिखा गया था, ग्रुप फॉर एकोस्टिक मोड वीजी इज नॉन जीरो और एट के इक्वल जीरो, लेकिन ऑप्टिकल मोड में वीजी जीरो एट के इक्वल जीरो पे भी है और बिल्वन जोन बाउंड्री पे भी है, ठीक है। ये चीज तो गेट एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना, कि बिल्वन जोन बाउंड्री पे और इसको सेंटर ऑफ बैंड बोलते हैं, सेंटर ऑफ बैंड और एज ऑफ बैंड पे ग्रुप वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है एकोस्टिक और ऑप्टिकल मोड में। ओके, ठीक है सर इससे ये भी तो कह सकते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्ट मैथमेटिकल सॉल्यूशन तो नहीं, लेकिन हम ग्राफिकल सॉल्यूशन बता सकते हैं इस प्रोपोर्शनल से। नहीं नहीं, ये तो एग्जैक्ट, ये ग्राफ तो एग्जैक्ट है, ग्राफ तो कल हम लोग डिस्कस किए थे ना, ठीक है। कल ये ग्राफ जो है हमारा, ग्राफ तो बता सकते हैं, लेकिन इसका मैथमेटिकली एग्जैक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि अपन प्रोपोर्शनल लेके बता रहे हैं। एग्जैक्ट मैथमेटिकली बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते हैं, वो एक रूट का फैक्टर ही तो छोड़े हैं, ठीक है ना। अब उतना हम कैलकुलेशन करना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, इसलिए नहीं लिखे, उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट भी बता सकते हैं, हमें डिफरेंशिएशन ही तो करना है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट निकल रहा है हमारा, ये कोई अप्रोक्सीमेट रिजल्ट नहीं है, एग्जैक्ट बताया जा रहा है कि ये जीरो नॉन जीरो जो है ना एग्जैक्टली बताया जा रहा है, ठीक है। ऑलराइट, एक्सक्यूज मी सर, यस। क्लासिकल थ्योरी और आइंस्टाइन थ्योरी है, वो भी एकॉस्टिक के लिए वैलिड है ना? देखो आइंस्टाइन थ्योरी जो है ना, बेसिकली ये हम लोग आइंस्टाइन थ्योरी में क्या डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिए आइंस्टाइन थ्योरी में हम लोग जो है ना, ऐसे नोटिस करिए कि हम लोग कोई ऐसा रिलेशन यूज किए, भी प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, ठीक है। देखो एकॉस्टिक का बेसिकली एजम्पशन इस रिलेशन से आ रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। ये जो रिलेशन हम लोग कह रहे हैं ना कि यहाँ पे ये जो हम रिलेशन देखो यूज करेंगे ना इस एकॉस्टिक, तो ये बेसिकली एकॉस्टिक मोड दे रहा है हमें, ठीक है ना। लेकिन आइंस्टाइन थ्योरी में तो ऐसा कुछ यूज नहीं किया गया ना, तो इसका मतलब आइंस्टाइन थ्योरी जो है ना वो दोनों के लिए वैलिड होगा, ठीक है। ऑप्टिकल ब्रांच के लिए भी वैलिड होगा और बेसिकली ये दोनों के लिए वैलिड है आइंस्टाइन थ्योरी। लेकिन डीबाई थ्योरी में पर्टिकुलरली ये रिलेशन यूज करने की वजह से इसको बोल दे रहे हैं कि कोस्टिक मोड के लिए वैलिड है, ठीक है ना। तो ये सभी जो है ना दोनों मोड्स के लिए मतलब अप्रोक्सीमेटली वैलिड है, ठीक है। हालांकि एजम्पशन तो करेक्ट नहीं है ना आइंस्टाइन थ्योरी का। आइंस्टाइन थ्योरी में हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं ना कि एक सिंगल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। बट दिस थ्योरी, इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आइंस्टाइन थ्योरी में कि हम, ठीक है, कि हम एकोस्टिक मोड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या ऑप्टिकल मोड के लिए। तो दोनों के लिए मतलब कह सकते हैं कि आइंस्टाइन थ्योरी लगाया जा सकता है। ओके, डीबाई थ्योरी पर्टिकुलरली आप ध्यान रखेंगे कि एकोस्टिक मोड के लिए, क्योंकि उसमें वो एजम्पशन लिया जा रहा है। ओके, तो ये लिख लोगे आप कि आइंस्टाइन थ्योरी को हम दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। डीबाई थ्योरी इज वैलिड फॉर एकोस्टिक मोड ओनली। ओके, चलो फिर अभी हम स्टॉप कर रहे हैं, ठीक। हाँ, एट लो टेम्परेचर पे तो डीबाई थ्योरी अप्लाई करनी पड़ेगी ना, ये दोनों तो आइंस्टाइन तो रॉन्ग। हाँ, एट लो टेम्परेचर पे मतलब ये तो मतलब आइंस्टाइन थ्योरी तो रॉन्ग है, लेकिन इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं पुट किया गया है कि आइंस्टाइन थ्योरी जो है बेसिकली एकोस्टिक के लिए या ऑप्टिकल के लिए है, ये कंडीशन इसमें इम्पोज नहीं किया गया है। ओके, तो लो टेम्प, ठीक है, सो दैट्स द कंडीशन। ओके, चलो फिर हम लोग अभी स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे।